हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के रामबाण सीरीज, जिसमें हम एकदम बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक में जो जो सब्जेक्ट जरूरी है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि साथियों आज हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें हम फिजिक्स के रामबाण क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों। हम ऐसे ही करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम आपको सभी क्वेश्चंस कराएंगे साथियों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा साथियों। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको पैनल पीडीएफ और टेस्ट सीरीज होगा साथियों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा साथियों। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो साथियों, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल का एसआई इकाई क्या होता है। बताना है साथियों कि बॉल का एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो साथियों, बॉल का एसआई इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है साथियों, बॉल का एसआई मात्रक साथियों क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है साथियों, चले। और न्यूटन, अब यहाँ से एक तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताइए बॉल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बॉल को साथियों हम याद रखिएगा, बॉल को एफ से डिनोट करते हैं और बॉल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, एम गुने ए। ठीक है, एम यहाँ पे आपको क्या डिनोट करता है साथियों, एम आपको द्रव्यमान को डिनोट करता है। ठीक है, द्रव्यमान को डिनोट करेगा एम। और ए आपका जो है वो त्वरण को डिनोट करेगा। ठीक है साथियों, और एफ तो बॉल को डिनोट करेगा। ठीक है, एफ आपका क्या चीज का, बॉल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो बॉल बराबर क्या होता है साथियों, कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, एम ए। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु समवेग की गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। बोल रहा है कि एक वस्तु समवेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो साथियों, अगर कोई वस्तु समवेग से गति कर रही है ना तो उसका त्वरण जो होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा त्वरण किसे कहते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, वेग के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि एक वस्तु का जड़त्व इस पर निर्भर करती है। बताना है कि एक वस्तु का जड़त्व जो होता है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों आयतन, ऑप्शन नंबर बी है घनत्व, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है आकार। देखिए यहाँ पे जड़त्व थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो साथियों हम आपको बता दें कि किसी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके मास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों बता दें कि जड़त्व किसी वस्तु के गति में परिवर्तन के विरोध करने की एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जड़त्व क्या होती है, किसी वस्तु के गति में विरोध करने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसका जितना ही अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसमें जड़त्व होगा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गति, ऑप्शन नंबर बी है संवेग, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन। तो साथियों बताना है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। हमने अभी बताया आपको इस पहला क्वेश्चन में साथियों कि सॉरी दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया था त्वरण, तो वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण को क्या चीज से डिनोट करते हैं साथियों, ए से डिनोट करते हैं। और त्वरण का एसआई मात्रक अगर कोई पूछ दे कि बताइए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, त्वरण का एसआई मात्रक। तो साथियों आप बताइएगा, त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है त्वरण का एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मुक्त गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा। बोल रहा है कि एक मुक्त गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है
बढ़ता हुआ ऑप्शन नंबर बी है घटता हुआ, ऑप्शन नंबर सी है समान, ऑप्शन नंबर डी है शून्य। देखिए साथियों, ये हम लोग आंतरिक यांत्रिकी टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी जितना कर रहे हैं हम लोग यांत्रिकी टॉपिक से कर रहे हैं। इसी तरह फिजिक्स में जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए, उस टॉपिक को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों, ठीक है साथियों। चले, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक मुक्त गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो साथियों बता दें हम आपको कि एक मुक्त गिरती हुई वस्तु का त्वरण जो होता है वो स्थित रहता है, यानी कि शून्य रहता है, ठीक है। सॉरी, समान रहता है, ठीक है, स्थित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यहाँ से आपका टॉपिक आ जा रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहाँ से कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड साथियों सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्य तभी किया जा सकता है जब, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है बल लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु बल की दिशा में चलती है, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि कार्य तभी लगाया जाता है जब कार्य कार्य जो होता है वो वस्तु बल की दिशा में चलती है, तभी कार्य अ, लगाया जाता है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ से आपको कोई पूछ देगा कि बताइए कार्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कोई पूछ देगा आपको कि बताइए कार्य का सूत्र क्या होगा, तो आप बताइएगा कार्य का सूत्र, यानी कि कार्य को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, डब्लू। डब्लू बराबर साथियों होता है एफ डी, ठीक है, एफ गुने डी कॉस थीटा, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि कार्य बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा एफ गुने डी कॉस थीटा, ठीक है। और पूछ दे वहाँ पे कि एफ क्या चीज को डिनोट करता है, तो साथियों बताइएगा एफ जो होता है वो हमेशा बॉल को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है वो बॉल को डिनोट करेगा, और डी क्या चीज को डिनोट करेगा साथियों, डी जो हो जाएगा आपका वो विस्थापन को डिनोट करेगा, ठीक है। विस्थापन को डिनोट करेगा डी, ठीक है। क्या चीज को, विस्थापन को डिनोट करेगा, ठीक है। और वही थीटा जो होता है साथियों, थीटा ये आपका 1 मिनट, ये आपका थीटा जो है ना, ये आपका थीटा जो है क्या चीज को डिनोट करेगा, ये जो करेगा वो बॉल और विस्थापन के बीच की दूरी को, ठीक है। बॉल एफ और डी के बीच के दूरी को, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एफ और डी के बीच के दूरी को, ठीक है, बीच के दूरी को, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो साथियों हम आपको बताते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, जे से सूचित करते हैं, ठीक है साथियों, जूल को। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति को परिभाषित किया जाता है, शक्ति को क्या चीज से परिभाषित किया जाता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है समय प्रति कार्य से, ऑप्शन नंबर बी है समय प्रति ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी है समय प्रति बल से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें शक्ति को जो है वो समय प्रति कार्य से डिनोट करते हैं, ठीक है साथियों, परिभाषित करते हैं समय प्रति कार्य से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। और यही आपसे कोई पूछ दे कि बताइए शक्ति का सूत्र क्या होता है, क्या चीज, शक्ति का सूत्र क्या होता है। कहीं कहीं पूछ देता है कि बताइए शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र, ठीक है। शक्ति का सूत्र आपसे कभी पूछ दे तो आप बताइएगा P बराबर, शक्ति को क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है साथियों। P बराबर W/T, ठीक है, W/T। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछ दे ये W जो है वो क्या चीज है, यहाँ पे W जो है वो क्या चीज को डिनोट करता है, तो साथियों W जो होता है वो हमारा कार्य को डिनोट करता है, ठीक है। W क्या चीज को डिनोट करता है, कार्य को डिनोट करता है। और वही T जो होता है वो समय को डिनोट करता है, ठीक है। T आपको किसका डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है, ठीक है। T किसको डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। समय का एक एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, सेकेंड होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताना है गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और गति,
ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण और गति, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें, गतिज ऊर्जा जो है वो हमारा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर, ठीक है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चूंकि यहाँ पे वेग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम द्रव्यमान और त्वरण मारेंगे। क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इसलिए यहाँ पे त्वरण ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग त्वरण मानेंगे, ठीक है साथियों। द्रव्यमान और त्वरण पर जो होता है वो गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, ठीक है साथियों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है उसके वेग दोगुनी कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है आधी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी है वही रहती है। तो साथियों हम आपको बता दें, अगर किसी वस्तु के वेग को 2 गुने कर दीजिएगा तो उसके गतिज ऊर्जा जो है ना वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो साथियों यहाँ से एक और चीज आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला साथियों ये याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा को हम लोग के ई से डिनोट करते हैं, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv² होता है, ठीक है। एम जो होता है वो द्रव्यमान को डिनोट करता है। एम किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान को डिनोट करता है, ठीक है। एम द्रव्यमान को डिनोट करता है, और भी जो होता है वो वेग को डिनोट करता है, ठीक है। भी वेग को डिनोट करता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों त्वरण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी है बॉल का नियम, ऑप्शन नंबर डी है संवेग का नियम। तो साथियों हम आपको बता दे न्यूटन का जो पहला नियम है ना वो जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर जाए, ठीक है। यही कहता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो साथियों 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 1 मिनट। साथियों 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग किस रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है बल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है संवेग के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति के रूप में, ठीक है। तो हमको बताना है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो साथियों द्रव्यमान और वेग को हम लोग संवेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। संवेग के नाम से द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, बताना है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो क्या कहता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बॉल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, सही। ऑप्शन नंबर सी है संवेग स्थिर होता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जब एक सही हो गया तो इनमें से कोई नहीं कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक रॉकेट आगे बढ़ता है गैस को बाहर निकालने से, ये किसका उदाहरण है, ठीक है। बोला कि एक रॉकेट आगे बढ़ता है गैस के बाहर निकालने से, तो बताइए ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि कोई रॉकेट आगे बढ़ रहा है, वो जब वो गैस बाहर निकल रहा है उसके पीछे से तो वो आगे बढ़ रहा है रॉकेट, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है न्यूटन का, तो तीसरा लॉ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि गैस पीछे से फेंक रहा है तो रॉकेट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। गैस पीछे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो रॉकेट आगे बढ़ रहा है। ये विपरीत प्रतिक्रियाएं हो रही है कि नहीं साथियों, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
15 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तकार गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? बताना है कि वृत्तकार गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्राभिकुंभ बल, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रापसारित बल, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी है घर्षण बल। तो साथियों हम आपको बता दें, वृत्तकार गति के लिए जो होता है वो केंद्राभिमुख्य बल जो होता है वो जिम्मेदार होता है। कौन सा बल? केंद्राभिमुख्य बल जो होता है वो वृत्तकार गति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा गति के नियम से जो है वो टॉपिक आ गया है। ठीक है, जितना क्वेश्चन अभी कर रहे हैं वो गति के नियम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से आपका हो जा रहा है ताप और थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उष्मा और ऊर्जा की माप इकाई क्या है? उष्मा और ऊर्जा के माप इकाई बताना है। ठीक है, तो उष्मा और ऊर्जा का मात्रक साथियों क्या होता है ये बताना। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो साथियों हम आपको बता दें उष्मा और ऊर्जा का माप इकाई जो होता है वो होता है आपका जूल होता है। ठीक है, जूल को जिसे हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं। ये पीछे भी आया था लेकिन वहां पर केवल पूछा था ऊर्जा का एसआई मात्रक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? उष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? ठीक है, तापमान के एसआई मात्रक बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी है केल्विन, ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो साथियों वो पूछ रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों हम जानते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है साथियों, सॉरी के से डिनोट करते हैं ना, देख लीजिएगा केल्विन के से डिनोट करते हैं। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, कह रहा है 18 नंबर की थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि ऑर्थोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऊर्जा जो होता है वो संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उष्मा का संवाहक संवहन किसमें होता है? बताना है कि उष्मा का संवहन किसमें होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी है द्रव में, ऑप्शन नंबर सी है गैस में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। तो साथियों हम आपको बता दें उष्मा का संवहन जो होता है ना वो ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में होता है। ठीक है, उष्मा का संवहन किस में होता है? ठोस में होता है। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है जिसमें से एक ठोस अवस्था है। ठीक है, ठोस द्रव्य और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि उष्मा का अच्छा अवशोषक भी अच्छा होता है। बताना है कि उष्मा का अच्छा अवशोषक भी क्या अच्छा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संवाहक, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तक, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जक, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलेटर। तो साथियों बताना है कि उष्मा का अच्छा अवशोषक भी क्या अच्छा होता है। तो वो होता है हमारा साथियों क्या? अ, उत्सर्जक। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्सर्जक जो होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक उत्सर्जक अच्छा होता है। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है कि आवृत्ति का इकाई क्या होता है? ठीक है, बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो साथियों हम आपको बता दें उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो सॉरी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक साथियों क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग
एच जेड से भी लिखते हैं, ठीक है। एच जेड से भी हटा चुका हम लोग साथियों लिखते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। बताना है कि ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। तो बताना है कि ध्वनि की जो गति होती है वो अधिक किस्में होती है। तो साथियों वो होती है इस्पात में, ठीक है, जिसे हम लोग स्टील भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्टील भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है साथियों। इस्पात को हम लोग स्टील भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि ध्वनि यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है। ध्वनि पिच किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आयाम पर, ऑप्शन नंबर बी है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी है गति पर, ऑप्शन नंबर डी है तरंग दैर्ध्य पर। तो साथियों हम बता दें कि ध्वनि यानी कि पिच जो होता है वो निर्भर करती है हमारा आवृत्ति पर, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऐसा ही मात्रक आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या अभी देखें हम लोग क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है साथियों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग तरंग दैर्ध्य और तरंगे और ध्वनि के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है साथियों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग होती है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी है अनुरैखिक तरंग, ऑप्शन नंबर बी है सी है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बताना है कि ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकार का तरंग होती है साथियों। तो होती है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर फिर क्वेश्चन आ गया। 24 नंबर 2 बार टाइप हो गया, अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। बताना है कि प्रतिध्वनि जो होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि के विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि के हस्तक्षेपण के कारण। तो साथियों हम आपको बता दें प्रतिध्वनि जो होती है वो हमारा किसके कारण होता है, ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। सॉरी क्या बोल रहा है, प्रतिध्वनि किसके कारण होता है। तो साथियों प्रतिध्वनि जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, ठीक है। बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है ओहम। तो साथियों हम आपको बता दें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है ओहम का नियम कहता है। बताना है कि ओहम का नियम क्या कहता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए V बराबर IR होता है, या P बराबर IV होता है, या W बराबर PT होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ओहम का नियम साथियों जो कहता है वो कहता है कि V बराबर IR होता है, ठीक है। V बराबर IR होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है। बताना है तार का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो साथियों हम आपको बता दें तार के प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तार के लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर, ठीक है साथियों। हमेशा याद रखिएगा तार का प्रतिरोध तार के लंबाई, तार के क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, कि किस प्रकार का वो तार है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है रियोस्टेट।
तो साथियों हम आपको बता दें कि अ, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम लोग गैल्वेनो एम्पियर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? बताना है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है साथियों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। ठीक है, बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों हम आपको बताते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है निर्वात में प्रकाश के गति क्या होती है? बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10⁵ तो साथियों हम आपको बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? बताना है कि अवतल दर्पण जो है वो हमेशा क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक चित्र, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक चित्र, ऑप्शन नंबर सी है विस्तारित चित्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा काल्पनिक चित्र बनाता है। ठीक है साथियों, काल्पनिक चित्र यानी कि आभासी चित्र बनाता है और छोटा बनाता है। ठीक है, क्या छोटा बनाता है। ठीक है, आभासी चित्र बनाता है। कैसा चित्र बनाता है? आभासी यानी कि काल्पनिक बनाता है, आभासी चित्र बनाता है और कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। ठीक है साथियों, और सीधा बनाता है, ये याद रखिएगा सीधा। ठीक है, हमेशा सीधा बनाता है ये चित्र। ठीक है, चले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है अपूर्णांक किससे प्राप्त होता है? बताना है कि अपूर्णांक जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किससे प्राप्त होता है ये बताना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ में प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात में प्रकाश की गति और बटे पदार्थ में प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि की गति बटे प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो अपूर्णांक जो होता है साथियों वो हमारा पदार्थ में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा हमको अ, कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश आप देख लीजिएगा एन बराबर सी बाई वी होता है। ठीक है, तो वी तो आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, अ, निर्वात ध्वनि। ठीक है, आप फर्स्ट वाले को ही मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ही मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार के रियो मीटर में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? कार के रियोमीटर में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंगी दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि कार के रियोमीटर मीटर जो होता है उसमें हम लोग अ, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कार यूरोमीटर में अच्छा मिरर बोल रहा है ना, मिरर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी नहीं अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अपसारी दर्पण कहते हैं उत्तर दर्पण को। ठीक है, और इसमें जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और
वास्तविक बनेगा तो क्या साथियों, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कोई नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो साथियों उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो सकारात्मक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई क्या होगी, सकारात्मक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 कूलम। ऑप्शन नंबर सी है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ऑप्शन नंबर डी है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो साथियों इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण कौन है। बताइए द्रव्यमान और ऊर्जा का इसमें से समीकरण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है एफ बराबर एम ए, ऑप्शन नंबर सी है भी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर डी है पी बराबर आई भी। तो साथियों हम आपको बता दें कि द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण जो होता है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो धर्मी अपघटन का इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बेब बेक्वेरेल, ऑप्शन नंबर बी है क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है हटज, ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो साथियों हम आपको बता दें कि रेडियो धर्मी अपघटन का इकाई जो होता है वो हमारा हो जाएगा बेक्वेरेल। ठीक है, बेक्वेरेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी पूरा इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, पूरा इस तरह भी लिखते हैं बेक्वेरल। ठीक है, बेक्वेरल भी लिखते हैं और कभी बेक्वेरेल भी लिखते हैं। ठीक है साथियों, ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको बेक्वेरल भी लिखा रहेगा, कहीं बेक्वेरेल भी लिखा रहेगा। ठीक है साथियों, रेडियो धर्मी का अवघटन इकाई कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे किस प्रकार का तरंग है। एक्सरे जो होता है वो किस प्रकार का तरंग है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिकी तरंग, ऑप्शन नंबर डी है पदार्थ के तरंग। तो साथियों हम आपको बता दें एक्सरे जो होती है ना, एक्सरे आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि परमाणु का नाभिक सबसे किससे बना होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि प्रोटॉन का जो नाभिक होता है ना, प्रोटॉन का नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, परमाणु का नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एटम का जो नाभिक होता है, एटम का जो नाभिक होता है वो किससे बनाता है, होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज का हमारा फिजिक्स का सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पार्ट 1 के हमारा सभी क्वेश्चन साथियों समाप्त होते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में साथियों कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आप लोग 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है साथियों, और साथ ही बता दें साथियों कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां से जुड़ जाइए, या इस नंबर पे आप हाई लिख कर भेजिएगा, बोलिएगा हमें पॉलिटेक्निक ग्रुप में जुड़ना है, हम जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, नंबर है 8581890466। ठीक है, 0466।
ठीक है साथियों, इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिएगा, आपको पॉलिटेक्निक के न्यू ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा साथियों। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज होगा, क्या क्या चीज़ होगा साथियों, टेस्ट सीरीज होगा, प्लस में आपको पैनल पीडीएफ जाएगा, ठीक है, पैनल पीडीएफ जाएगा, ठीक है, पैनल पीडीएफ वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, फिर से प्रीमियम पीडीएफ भी भेजा जाएगा, ठीक है, प्रीमियम पीडीएफ जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है, प्रीमियम पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा साथियों, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पॉलिटेक्निक, और आप अगर पूरे सीरीज को कर लेते हैं ना, इस रामबाण सीरीज को, अगर आप रामबाण सीरीज को पूरे तरीके से कर लेते हैं, रामबाण सीरीज को साथियों एकदम पूरे तरीके से कर लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने से कोई नहीं रुकेगा। आप एकदम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर जाइएगा, ठीक है साथियों। ये कोई बड़ा बात नहीं होता है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा उससे आप लोगों को एकदम ध्यान में दिमाग में रख बैठा देना होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जो इस बार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उन्हें अ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। बस साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।